राधे राधे। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की पहली मानव रहित पेयजल योजना के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है। जैसा कि आपको समाचार पत्र के माध्यम से भी मालूम हो गया होगा कि सिरमौर जिले के शिलाई डिवीजन में प्रदेश की पहली पायलट परियोजना यानी मानव रहित पेयजल परियोजना, जो कि जल शक्ति विभाग सिरमौर के अधीक्षण अभियंता यानी एसए साहब श्री राजीव महाजन जी के दिशा निर्देश से प्रदेश की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ सर्वप्रथम दुर्गम क्षेत्र शिलाई से शुरू किया गया है। सौभाग्य से मैं भी इसी दुर्गम क्षेत्र में आता हूं और पंप ऑपरेटर के तौर पर सेवाएं दे रहा हूं। हम प्रदेश सरकार और अधीक्षण अभियंता श्री राजीव महाजन जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम इस दुर्गम क्षेत्र को चुना। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये पायलट परियोजना कैसे काम कर रही है और इस दुर्गम क्षेत्र में बसे लोगों की पानी की जरूरत को कैसे पूरा कर रही है। इस वीडियो के बनाने का दो ही मकसद है। एक तो इस ऑटोमेशन स्कीम के बारे में आपको अवगत करवाना कि ये किस प्रकार से कामयाब हो रही है और किस प्रकार से पानी की जरूरत को पूरा कर रही है। दूसरा, इस मानव रहित परियोजना के बारे में कैसे इसको चलाया जाता है, कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना। इस ऑटो पायलट प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसको दो तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो पंप हाउस में जाकर, जैसे पहले के लगे स्टार्टर से हम इसको ऑपरेट करते थे उस तरह से, और दूसरा सबसे अच्छा इसमें फीचर है कि इसको आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल से कहीं भी किसी भी लोकेशन से, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर का डिस्टेंस क्यों ना हो, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए इसका सबसे ज्यादा फायदा यह है कि इसमें सबसे कम वर्कर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि इसको ऑफिस से, जैसे डिवीजन, सब डिवीजन या फिर सर्कल से भी उच्च अधिकारियों द्वारा इसको चलाया जा सकता है। यहाँ तक कि केवल एक स्कीम को नहीं बल्कि अलग अलग बहुत सी मल्टीपल स्कीम को एक ही ऑफिस से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बस इसके लिए यूजर आईडी, पासवर्ड जो कंपनी द्वारा दी जाती है उसका पता होना चाहिए। उसके बाद इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। हर स्टेज की स्कीम के लिए अलग से आईडी और पासवर्ड देते हैं, उसका पता होना चाहिए। फिर कहीं से भी इस स्कीम को बड़ी आसानी से चला सकते हैं। इसमें एक और फीचर है कि ये अपने सिस्टम में हर एक मिनट का रिकॉर्ड रखता है कि ये कितने घंटे चलाया गया था और कौन से मोबाइल से चलाया गया था। साथ ही अगर कोई न्यू मोबाइल से इनकी आईडी में लॉगिन होता है तो उसका एसएमएस उन मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाता है, जिससे पहले इसको ऑपरेट किया जा रहा था। अब हम इसको डिटेल में जान लेते हैं, इस स्कीम के बारे में, पैनल के बारे में और इसमें क्या क्या चीज लगी है उस चीज के बारे में। हमारे पास ऑटोमेशन पैनल लगा हुआ है और इसके बाद ये हमारा डिस्प्ले पैनल है। मैनुअली चलाने के लिए ये पैनल पूरा है और ऑटोमेशन के लिए ये पैनल दिया हुआ है यहाँ से अलग से। अब इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं। पहले ये जो ऑटोमेशन का पैनल लगा हुआ है, इसके अंदर है वीएफडी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वीएफडी क्या है, आइए थोड़ा वीएफडी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इन ऑटोमेशन पैनल में 50% काम तो वीएफडी का ही रहता है, क्योंकि वीएफडी का बहुत बड़ा रोल होता है इन ऑटोमेशन पैनल में। क्योंकि वीएफडी का काम होता है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना या मोटर की स्पीड को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर चलाना। साथ ही साथ मोटर की लाइफ को भी बढ़ाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी कम करता है। इन एरिया में वोल्टेज की बहुत अधिक समस्या होने के कारण मशीन को चलाने के लिए फुल वोल्टेज का इंतजार करना पड़ता था, जिस कारण से पानी की आपूर्ति को पूरा नहीं किया जा सकता। इन पैनल में बीएफडी होने के कारण ये बहुत कम वोल्टेज वाली मशीन को चलाते हैं, साथ ही मोटर को भी नुकसान से बचाता है। कई बार सबस्टेशन में एसडी लाइन की मेंटेनेंस का कार्य होता था तो फेज सीक्वेंस चेंज हो जाते थे। जो पुराने स्टार्टर है यानी एटीएस के, तो उनमें सिंगल फेज प्रिवेंटर नहीं होते थे, जिस कारण से मशीन उल्टी दिशा में चलती थी। उल्टी दिशा में चलने पर यदि उसका ध्यान ना दिया जाए तो मोटर जो है डैमेज होने का खतरा रहता था। लेकिन ये जो बीएफडी पैनल है, इनका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि मोटर को फेज सीक्वेंस चेंज होने पर भी सही दिशा में चलाता है। ये था थोड़ा बीएफडी के बारे में। अब इन पैनल के अंदर एक जरूरी चीज होती है, वो है कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक दरअसल 3 कैपेसिटर होते हैं जो डेल्टा कनेक्शन में जुड़ रहते हैं। कैपेसिटर बैंक लगाने का फायदा रहता है मोटर की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जो कैपेसिटर बैंक है वो पावर फैक्टर को बढ़ाता है और रिएक्टिव पावर को कम करता है। रिएक्टिव पावर दरअसल वेस्टेज पावर होता है जो हमारी रियल पावर का लॉस करता है, इसलिए कैपेसिटर बैंक लगाने से मोटर की एफिशिएंसी बढ़ती है। बीएफडी और कैपेसिटर बैंक के अलावा इन बड़े पैनलों में रहते हैं 2 कॉन्टेक्टर, जो है एलएनटी कंपनी के MMX 300। इसके बाद पूरे पैनल की सप्लाई के लिए आई है 3 फेज की केबल, 3 केबल, और इसके बाद नीचे है टर्मिनल ब्लॉक्स और इसमें DP-MCB। तो ये था थोड़ा पैनल के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट डिस्प्ले पैनल की ओर। इस छोटे वाले पैनल में क्या क्या चीज लगी है इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, विशेषकर उनके लिए जो हमारे पंप ऑपरेटर भाई मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं या
मशीन को ऑपरेट करेगी। इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हैं जिसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस पैनल में जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हैं उसको मैंने नंबर वाइज अलग से मार्क करा है जिससे कि आपको आसानी रहेगी समझने के लिए। पहले नंबर पे हमारा है टर्मिनल बॉक्स जिसमें बहुत सारी वायर जुड़ी है। ये वायर कंट्रोलिंग के लिए रहती है। दूसरे नंबर पे है पीएलसी प्रोग्रामिंग, ये कंप्यूटराइज प्रोग्रामर डिवाइस रहता है। तीसरे नंबर पे एसएमपीएस जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। चौथा नंबर पे है रिले। पांचवें नंबर पे है पावर पॉइंट जिसमें एक चार्जर लगा हुआ है। ये चार्जर है वाईफाई रोटर 4G सिम सपोर्टर जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद छठे नंबर पे है DP-MCB। सातवें नंबर पे हमारा पावर कॉन्टेक्टर आ जाता है और आठवें नंबर पर वही हमारा टर्मिनल बॉक्स रहते हैं। उसके बाद नौवें नंबर पे सिंगल फेज प्रिवेंटर रहता है जो हेल्प करता है मशीन को रिवर्स ना घूमने के लिए। अगर फेज आगे से चेंज हो जाएगी तो इसमें मोटर बच जाएगा या फिर अब आगे पावर सप्लाई देना बंद कर देगा। 10 नंबर पे है हमारा TP-MCB जिसमें है जो हमारा जितने भी ये छोटा पैनल है इसकी इनपुट सप्लाई के लिए 3 फेज सप्लाई आई है ना, वो TP-MCB कंट्रोल करता है। तो ये था थोड़ा पैनल के बारे में नॉलेज। आइए हम इसके बारे में आगे डिटेल में समझ लेते हैं। इसके बाद इस पैनल में आ जाता है वाईफाई सिम रोटर। ये सबसे बड़ा इंपोर्टेंट रोल निभा रहा है। इसमें 4G सिम आपको लेफ्ट साइड का ऑप्शन मिलता है, लेफ्ट साइड में इसको इंसर्ट करने के लिए। इसको लगाने के बाद आप मोबाइल के थ्रू कहीं से भी इसको चला सकते हैं। इसके इनपुट सप्लाई के लिए जिसके हम बात कर रहे थे ये चार्जर है जहाँ नीचे पावर सप्लाई इसके लिए इनपुट सप्लाई यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद पैनल में आगे बात कर लेते हैं इस पैनल में क्या क्या चीज लगी होती है। सबसे पहले जो इस पैनल में ऊपर बड़ी सी डिस्प्ले लगी है जिसमें सारा कंट्रोलर आ जाता है। उसके बाद नीचे पावर नॉट ओके के लिए फूटर दिया होता है। ये कब काम कर रहा है, यदि आपके फेज रिवर्स है या एक फेज मिसिंग है या कोई भी पावर फेलर आ जाता है तो ये हूटर दे देता है और आगे अलार्म दे देता है जिससे कि हमें पता लग जाता है कि आगे पावर फेलर है। दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं ये इमरजेंसी स्टॉप है। इसको हम तब यूज करते हैं जब कभी इमरजेंसी फॉल्ट पड़ जाता है। इसको चलाने के लिए हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये सारी इनपुट सप्लाई को बंद कर लेगा इस पैनल के लिए और इसको खोलने के लिए इसको रिवर्स के साइड घुमाना है और ये ओपन करना है। हमने इसको प्रेस करा था इसलिए इसकी जो इनपुट पावर है हमारी डिस्प्ले के लिए वो भी बंद हो चुकी थी। इसका यूज हम इमरजेंसी के लिए करते हैं। यदि डिस्प्ले में कोई एरर आ जाए या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट पड़ जाए तो उसको होल्ड करने के लिए हम इस इमरजेंसी बटन का यूज करते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं इस ऑटो पायलट स्कीम को कैसे चलाया जाता है और इस ऑटोमेशन स्कीम को कैसे ऑपरेट करते हैं। ये जो ऑटोमेशन का पैनल है इसके बाहर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो यहाँ पे पहला सिलेक्टर स्विच है, ये 2 सिलेक्टर स्विच है। पहला सिलेक्टर स्विच है, जो पहला सिलेक्टर स्विच है इसको सिलेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑटो पे, दूसरा मैनुअल पे। अभी हमने इसको ऑफ पे रखा हुआ है। इस साइड को अगर हम लेके आएंगे तो ये ऑटो पे आएगा। अगर हम इस साइड को लेके जाएंगे 2 नंबर पे ये मैनुअल पे जाएगा। जब हम इसको मैनुअल पे सेट करेंगे यानी 2 नंबर पे, तो इसके बाद ये जो पैनल है पूरा वो मैनुअली चलेगा। तो सेकंड नंबर पे जो हमारा सिलेक्टर स्विच है इसमें दोनों मोटर के ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले नंबर पे है पंप 1, दूसरे नंबर पे पंप 2। इसको मार्कर से भी मार्क करा हुआ है। अब इसको ऑफ पोजीशन पे रखा है। हमारे पास 2 मशीनें हैं, 2 सेट है, जो एक वर्किंग कंडीशन में है, दूसरा अंडर मेंटेनेंस पे है। तो हमारा अभी सेट नंबर 2 चल रहा है। जब हम इसको सेट नंबर 2 पे करते हैं तो इसके बाद अंदर से भी इंडिकेशन आ जाती है कि ये सेट नंबर 2 आगे वर्क करेगा। इसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास डिजिटल मीटर दिया हुआ है ये VFD ड्राइव का है। ये एक छोटा सा मीटर दिया है। इसको कई बार इसमें भी दिक्कत आ जाती है तो यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें दिखता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है और ये लोड दिखाएगा कितने एम्पेयर ले रहा है स्टार्टिंग से लेकर जब तक पानी ऊपर नहीं पहुंचे। उसके बाद वोल्टेज यहाँ पे ये शो करेगा। इसके बाद ये जो है ये तीनों फेज दिखा रहा है इसमें और तीनों फेज की अलग अलग लाइन की वोल्टेज दिखा रहा है। पहले जैसे रेड में ये वोल्टेज दिखा रहा है 381 और येलो में ये दिखा रहा है 383 और ब्लू में ये दिखा रहा है 380। तीनों फेज की अलग अलग वोल्टेज दिखा रहा है। उसके बाद ये जो पैनल है ये है मैनुअल। इसमें डिस्प्ले दिया है। इसको भी स्काडा पे मैनुअली चला सकते हैं और ऑटो पे भी चला सकते हैं। यहीं से ये डिस्प्ले मोबाइल पे भी शो हो जाती है। मोबाइल पे 2 एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करनी पड़ती है, एक CMT, एक EasySS2। इसको भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये जो पहले हम इसको इस पैनल के थ्रू मैनुअली चलाएंगे, उसके बाद इस पैनल के थ्रू ऑटो और मैनुअली दोनों करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको चलाने से पहले अंदर जो जहाँ पे मशीनें हैं वहाँ का जो सक्शन बाल है और डिलीवरी बाल है
उसको उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। इसको जो है पहले जो क्या रहता था, जैसे हमारा स्टार्टर से चलता था और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर था उससे चलाते थे, तो उस समय जो सक्शन वाल है वो ओपन होता था और जो डिलीवरी वाल है उसको क्लोज करते थे। इसमें ऐसा है कि इसमें दोनों वाल, सक्शन और डिलीवरी वाल को ओपन करके रखना पड़ता है। ये सक्शन वाल है, यहाँ से इनपुट सप्लाई आ रही है, ये है सक्शन वाल और यहाँ से आउटपुट जाके ये वाला हमारा डिलीवरी वाल है, इसको भी ओपन करके रखना पड़ता है, इसको भी ओपन करके रखना पड़ता है। इसके बाद जो आगे पैनल के थ्रू मशीन ऑपरेट होगी, स्टार्टिंग में इसकी वोल्टेज स्पीड रहेगी 2 से 3 4, फिर इस करके स्पीड धीरे धीरे आरपीएम करके ऊपर स्पीड बढ़ती रहेगी। पहले वाले जो स्टार्टर है उसमें स्टार्टिंग में स्पीड बहुत ज्यादा रहती थी, इसीलिए एक वाल को धीरे धीरे ऑपरेट करके रखना पड़ता था। जैसे सक्शन वाल खुला रहेगा और इस वाल को हम बंद करते थे और इसके बाद इसको धीरे धीरे खोलते थे, क्योंकि मोटर पे उस टाइम स्पीड बहुत ज्यादा होती थी, जिस वजह से पंप पे मोटर पे लोड पड़ता था, जैसे ही पानी सप्लाई इसमें एकदम से जाती थी। तो अब क्या है कि ये जो है VFD लगा इसमें, तो आराम से इसकी स्पीड रहती है स्टार्टिंग में 5 6 आरपीएम 7 आरपीएम 8 आरपीएम, इस धीरे धीरे इसकी आरपीएम जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे पानी की सप्लाई ऊपर करेगा, इसलिए इसमें ज्यादा कोई प्रेशर नहीं पड़ता, इसलिए दोनों वाल्व को ओपन करके रखते हैं। पहले हमने इस पैनल के थ्रू मैनुअली पे चलाना है, तो सबसे पहले हम इसको मैनुअली पे सेट करेंगे। यहाँ पे जो सिलेक्ट स्विच का नंबर 2 है, इसमें मैनुअली ऑप्शन दिया है, तो इसमें मैनुअल पे रखेंगे। उसके बाद हमारा सेट नंबर 2 चल रहा है, क्योंकि सेट नंबर 1 अंडर मेंटेनेंस पे है, तो सेट नंबर 2 पे रखेंगे। सेट नंबर 2 पे रखने के बाद यहाँ पे स्टॉप और स्टार्ट का बटन दिया है, ये रीसेट का बटन दिया है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर कोई अंदर कोई दिक्कत आ रही है उसको रीसेट करके उसके बाद दोबारा से स्टार्ट का ऑप्शन दबाएंगे। इसमें स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे अंदर VFD चल गई है, आगे मशीन भी ऑपरेट होगी, धीरे धीरे मशीन अपनी स्पीड पकड़ रही है। ड्राइव का डिजिटल ऑपरेटर मीटर में सारे पैरामीटर आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है ये वेरी हो रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एम्पियर बढ़ रहे हैं और वोल्टेज डाउन हो रही है। जैसे जैसे पानी हाइट पे चढ़ रहा है वैसे वैसे मोटर पे लोड पड़ रहा है और एम्पियर बढ़ रहे हैं। ये हमारा सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज के लिए पानी पहुंचने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और इसमें मोटर का मैक्सिमम जो करंट रहता है ये 150-160 तक रहता है। पानी पहुंचने के बाद मोटर का करंट 109-110 के बीच में वेरी करता है। ये डिजिटल ऑपरेटर मीटर है, इसमें एम्पियर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ पहुंच रहा है वैसे वैसे एम्पियर बढ़ रहे हैं और जैसे ऊपर पानी पहुंच जाएगा उसके बाद एम्पियर डाउन हो जाएंगे। जैसा कि हमने इस पैनल में मैनुअल पोर्ट पे इस मशीन को डाला था, तो यही फंक्शन हमारा डिस्प्ले पे भी शो हो जाता है। डिस्प्ले में जैसा कि आप देख पा रहे हो, डिस्प्ले में हमारे पास 2 टैंक आ जाते हैं। 2 टैंक में पहले वाला टैंक वो है जहां से हम पानी को लिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा टैंक है ये वो टैंक है जहाँ के लिए हम पानी को लिफ्ट कर रहे हैं, यानी थर्ड स्टेज कह सकते हैं। जैसे कि आप एम्पियर शो कर पा रहे हो 122, 123 और 119। इसका मतलब कि 15 मिनट अब पूरे हो चुके हैं। 15 मिनट पूरे होने के बाद ये करंट की कुछ वेरिएशन रहती है 109 से 123 के बीच में। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हो ये ब्लू कलर की लाइन शो कर रहा है, यहाँ से पानी लिफ्ट हो रहा है। और ये जो P2 मैनुअल मोड है ये पंप 2 मैनुअल मोड पे है और पंप 1 भी मैनुअल मोड पे है, ये शो कर रहा है। ये सेकंड स्टेज है जिसमें 170 HP के 2 पंप सेट है, जिसमें एक वर्किंग कंडीशन में एक स्टैंड बाई है। दोस्तों हमने मैनुअल मोड पे रखा था, अब इसको ऑटो मोड पे रख लेते हैं। और ऑटो मोड पे रखने के लिए हम सबसे पहले इसको स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप करने के बाद स्टॉप इंडिकेटर ग्लो हो जाता है और जैसे कि आप अंदर देख पा रहे हो डिजिटल मीटर पे एम्पियर धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं और वोल्टेज इंक्रीज हो रही है। वोल्टेज इंक्रीज होते रहेगी और एम्पियर तब तक डाउन होते रहेंगे जब तक ये 0 ना हो जाए स्पीड। अब इसकी मोटर की स्पीड देख लेते हैं। मोटर की स्पीड धीरे धीरे डाउन हो रही है, धीरे धीरे मोटर की स्पीड कम हो रही है जिससे कि एम्पियर डाउन हो रहे हैं। इसके बाद जब मोटर पूरी तरह रुक जाएगी तो एम्पियर 0 हो जाएंगे। दोस्तों डिस्प्ले में जैसे आप देख पा रहे हो एम्पियर बिल्कुल 0 हो गए। इसके बाद हम जो हमारा ऑटो मोड था, ऑटो मोड से हम इसको रखेंगे मैनुअल मोड पे। मैनुअल मोड पे रखने के लिए सबसे पहले हम स्विच को ऑफ पे लाएंगे। ऑफ के बाद सिलेक्टर स्विच को 1 पे लाएंगे जहां हमारा ऑटो मोड है। और जो हमारा सिलेक्टर स्विच 2 है जिसमें हमने मोटर को सेट करते हैं उसको रखेंगे ऑफ, क्योंकि मोटर का सिलेक्शन हम डिस्प्ले पैनल से करेंगे। अब हम आपको डिस्प्ले पैनल की ओर लेके आते हैं।
ये जो डिस्प्ले पैनल है इसमें आप देख पा रहे हो 2 टैंक शो है और 2 पंप सेट शो है, और ऊपर जो आप शो कर रहा है ये LWSS नैनीदा सेकंड स्टेज है, 170 HP की मोटर है, 2 पंप सेट है, एक वर्किंग कंडीशन में है, एक स्टैंड बाय है। अब इसमें नीचे ऑप्शन 2 दिए हैं, एक टाइम बेस और एक राइट साइड मेनू दिया है। राइट साइड मेनू इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम टाइम बेस पे आ जाते हैं। जब हम टाइम बेस के बटन को दबाते हैं, टाइम बेस के बटन को दबाने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें पंप 1 स्टार्ट और पंप 2 स्टार्ट ऑप्शन आ जाता है। पंप हमारा अभी पंप 1 हमारा स्टैंड बाय है और पंप 2 हमारा रनिंग कंडीशन में है, इसलिए हम पंप 2 को जब प्रेस करते हैं तो जैसे ब्लू कलर की आप लाइन शो कर पा रहे हैं, इससे मोटर चल जाती है। इसको हम मैनुअली चला सकते हैं, वहां से जो डिस्प्ले पैनल है, ये डिस्प्ले पैनल मोबाइल पे भी शो हो जाता है। इसको हम मोबाइल पे भी इसी तरह से चला सकते हैं। इसको चलाने के 2 तरीके, एक मैनुअल और एक आपका ऑटो मोड पे चला सकते हैं। मैनुअल मोड पे आप डायरेक्टली इसको प्रेस कर सकते हैं, तो मैनुअल मोड पे चलाने के लिए आप इसको बंद करने के लिए भी आपको मैनुअली इसको प्रेस करना पड़ेगा, और ऑटो मोड पे चलाने के लिए इसको टाइम सेट कर सकते हैं। इसको दोस्तों इसको बंद करने के लिए हमने जैसे पंप सेट 2 चलाया है, तो पंप सेट 2 अभी रेड कलर का है। अब इसके बाद इसको इस दबाने के बाद ये ग्रीन कलर का हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। अब हम इसको बंद कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो है एम्पियर बढ़ रहे हैं और मोटर पानी ऊपर पहुंच चुका है। पानी पहुंचने के बाद जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो एम्पियर धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि एम्पियर डाउन होने का मतलब है कि मोटर रुक रही है। अभी पूरा बंद हो चुका है। अब हम इसको स्काडा मोड को हटा देंगे। अब हम इसके बाद मेनू पे जाएंगे। पे क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, टाइम इनपुट, यहाँ से हम टाइम सेट करेंगे मशीन को चलाने का। रनिंग हावर्स दिखा देगा, इससे पहले जितने घंटे चली है ये डेट शो करता है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल आ जाती है, जिसमें टाइम और वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, करंट, पावर फैक्टर और kWh के साथ साथ kVh भी शो कर देता है। उसके बाद हिस्ट्री में हमारा ये जो है पंप सेट, स्टॉप और रनिंग इस तरह का। इसके बाद हम टाइम बेस पे सेट करते हैं सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 हमारा चल रहा है, तो इसमें जैसे हम टाइम सेट करेंगे, इसमें टाइम कैसे डालना है, जैसे अभी वो है 12:55, तो हम 12:56 का टाइम डाल देते हैं। और इसका टेस्टिंग के लिए हम 13 बजे के लिए, यानी 4 मिनट के बाद बंद होनी चाहिए। हम 13 लास्ट में 00। अब टेस्टिंग के लिए सेव कर लेना टाइमिंग। हमारा पंप सेट 1 स्टैंड है और पंप सेट 2 रनिंग में है। 12:56 होने पर हमारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। हमने टाइम को सेव कर लिया है। होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद जो ब्लू कलर की लाइन देख पा रहे हो, ये शो कर रहा है कि हमारी मशीन चल गई है। हमारी मशीन फुल रोटेशन में आ रही है और धीरे धीरे एम्पेयर भी बढ़ रहे हैं। जब तक पानी स्टेज 3 के लिए नहीं पहुंच जाता तब तक लोड बढ़ता रहेगा। जब हमारा 119 चला जाएगा, अब हमारा पानी ऊपर पहुंच चुका है, तो ये 119, 109 तक वेरी करेगा। अब ये कांस्टेंट इतना ही लोड रहेगा। अब ये शो कर रहा है कि पानी पर पहुंच रहा है। अब टाइम देख लेते हैं। हमने 4 मिनट का टाइम डाला था, 48 सेकंड हो चुके, लास्ट हमारे 4-5 सेकंड बचे हैं। इसके बाद मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब 13 बज चुके हैं। अब हमारी मशीन जो है धीरे धीरे एम्पेयर डाउन हो रहा है, इसका मतलब मशीन बंद हो रही है। और जैसे जैसे एम्पेयर डाउन हो जाएंगे हमारी मशीन का रोटेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसके बाद हम मोबाइल से चलाएंगे सेम डिस्प्ले में टाइम डालकर। इसके बाद इस पूरी ऑटोमेशन स्कीम को मोबाइल से चलाने के लिए हमें 2 एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इन 2 एप्लीकेशन को हमें पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है पहला EGSS2। ये मैंने पहले से डाउनलोड करा हुआ है। इसके बाद हमने एक और डाउनलोड करना है जिसका नाम है CMT Weavers। CMT Weavers, ये CMT Weavers है, इसको भी मैंने पहले डाउनलोड करा हुआ है। तो हम सबसे पहले जो पहले वाली एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करी थी EGSS2, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें वैसे ही डिस्प्ले शो हो जाती है जैसे हमने डिस्प्ले पैनल में देखा था। इसमें सबसे पहले ऊपर जो यूज़र ID और कंपनी का नाम आएगा, ये कंपनी पहले से देती है। उसके बाद पासवर्ड आएगा, पासवर्ड को हमने लॉगिन करना है।
लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग प्रोसेसिंग लेगा ये, क्योंकि इसमें डाटा लोडेड हो रहा है। और थोड़ा सा उसके प्रोसेसिंग के बाद ये जब ओपन हो जाएगा तो इस तरह से ऑनलाइन दिखा देगा। ऑनलाइन दिखाने के बाद जहाँ पे ये एरो करके दिया हुआ है उसको हमने ओके करना है। एरो के निशान पे हमने जैसे ही ओके किया तो ये कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा इसमें भी समय लेता है। उसके बाद कनेक्ट होने के बाद इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक CMT और एक जो एरो कर का निशान है। हमने CMT को डाउनलोड करा था, तो यहाँ से हम सीधा ही उस एप्लीकेशन पे जाते हैं CMT पे क्लिक करेंगे। CMT पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक और पासवर्ड मांगता है, उसको हम डाल लेते हैं। उस पासवर्ड को डालने के बाद ये थोड़ा और वेटिंग प्रोसेस लेता है। अब ये ओपन हो चुका है। जैसा पैनल बोर्ड में लगी डिस्प्ले में डिस्प्ले शो हो रहा था, वैसे ही मोबाइल पे भी ये सारा फंक्शन शो हो रहा है। इसमें भी दो ऑप्शन है। सबसे पहला है टाइम बेस। जैसे टाइम बेस देख सकते हैं आप, टाइम बेस को प्रेस करना है। टाइम बेस को प्रेस करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक पंप 1 स्टार्ट, एक पंप 2 स्टार्ट। इसमें भी पंप 1 जो है अंडर मेंटेनेंस पे है और पंप 2 चल रहा है। जैसे ही हम पंप 2 को स्टार्ट करने के लिए हम प्रेस करते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर का होने के बाद आगे इंडिकेशन भी दे देता है। ये देख सकते हैं आप, ब्लू कलर की जो लाइन दिखा रही है। मैंने पंप 2 को चला दिया है। पंप 2 को चलाने के बाद एम्पियर भी हमारे धीरे धीरे ऊपर को बढ़ रहे हैं और हमारा जो स्टोरेज टैंक फर्स्ट स्टेज का है उससे पानी सेकंड स्टेज के लिए सप्लाई हो रहा है। इसको हम मैनुअली चला रहे हैं। मोबाइल से भी हम मैनुअली और ऑटो पे चला सकते हैं। ऑटो पे मतलब जैसे टाइम सेट कर दिया उस पर भी चला सकते हैं हम ऐसे। बाकी हम इसको जैसे हमारा नॉर्मली स्टार्टर होते थे उसमें एक बटन होता था ऑन ऑफ का, उस तरह से मोबाइल में भी हम ऑन ऑफ के थ्रू उसको चला सकते हैं। तो अभी हम इसको कर लेते हैं बंद। इसको बंद करते जैसे हमारा अभी 16 एम्पियर चला गया था, अब हमारा ग्रीन शो हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो मोटर है वो बंद हो गई है। अब हमारे धीरे धीरे एम्पियर भी डाउन हो रहे हैं। जैसे जैसे एम्पियर डाउन यानी 0 पे आ जाएंगे उसके बाद हम इसको टाइम बेस पे चलाएंगे। टाइम बेस पे चलाने के लिए सबसे पहले हमारा जो SCADA मैनुअल है उसको प्रेस करना पड़ेगा और ये जो हमारे स्टार्टर के स्विच ऑन ऑफ के स्विच दिए ये हट जाएंगे। इसको प्रेस करने के बाद हमारा जो स्विच है वो हट गए हैं। उसके बाद हमने आना है मेनू पे आने के बाद इसमें सेम वही रहता है। सबसे पहला है इनपुट टाइम, इसमें हम टाइम सेट करते हैं। दूसरा है हमारा रनिंग आवर्स, इसमें रनिंग आवर्स में शो हो जाता है कि कितने घंटे मशीन चली थी। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेता है। प्रोसेस के बाद इसमें जैसे पहले नंबर पे दिया है टाइम, दूसरे नंबर पे है पंप 1 डेली, उसका नंबर है पंप टोटल आवर्स। इस तरह का अलग अलग डाटा दे रहते हैं। उसके बाद मेनू पे जाएंगे। मेनू पे जाने के बाद हम डिटेल पे निकालेंगे। उसको निकालने के बाद हमारे पास आ जाता है टाइम, डेट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, करंट, पावर फैक्टर और वोल्टेज KVA, ये फंक्शन दे देता है। उसके बाद हमने मेनू पे जाना है। एनर्जी डिटेल के बाद हम जाएंगे EGSS2 है। कई बारी ये जो है प्रोसेस के लिए आ जाता है, तो इसको हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इसको हमने ज़्यादा छेड़ना नहीं है। और इसके बाद हमारा आ जाता है इवेंट हिस्ट्री में पूरी डिटेल दिखा देता है कि कब से मोटर चली थी, कितने घंटे चली थी, ये इस तरह की डिटेल दिखाता है। पूरी डेट वाइज डिटेल दिखाता है, कौन सा फॉल्ट पड़ा था, क्यों मशीन बंद हुई थी, इस तरह का ये दिखा देता है। उसके बाद हम मेनू पे जाएंगे। मेनू पे जाने के बाद हम टाइम इनपुट सेट करेंगे। हमारा पंप सेट नंबर 2 चला है तो हम टाइम इनपुट 2 पे सेट करेंगे। 2 में अभी जो हमारे पास टाइम हो रहा है वो है 1:51। तो ये एक का मतलब इसको हमने 13:52 पे चलाना है। 13:53 पे हम इसको चलाएंगे क्योंकि 1 मिनट हमें सेट करने में ही हो जाएगा। 13 हमने एंटर करना है 13, और अभी 52 है तो हमने 53 सेट करना है। 53 पे हमारी मशीन चलनी चाहिए। हमने टेस्टिंग लेनी है तो टेस्टिंग के लिए हम 1 मिनट या 2 मिनट के लिए चलाएंगे। तो हमने 53 सेट करा था तो 54 पे हमारी बंद होनी चाहिए, यानी 13:54 में। अब हमने टाइम सेट कर दिया है। अब हम टाइम करना है सेव। टाइम सेव कर लिया है। जैसे ही हमारा टाइम पूरा हो जाता है, हमारा जो है 13:50 हुए हैं। हमने टाइम रखा है इसमें, जैसे आप टाइम देख पा रहे हो, हमने इसमें टाइम रखा हुआ है
हमने टाइम रखा है 13:53 में चलनी चाहिए और 13:54 में बंद होनी चाहिए। हमने 1 मिनट के लिए चलानी है टेस्टिंग के लिए। टाइम पूरा होने के लिए कुछ सेकंड बचे हैं, तब तक के लिए हम आ जाते हैं होम पे। होम पे आने के बाद हमें शो होते हैं 2 टैंक और उसके बाद पंप के 2 सेट। हमने पंप सेट 2 को सिलेक्ट करा है तो हमारा सेट नंबर 2 चलेगा। अभी हमने टाइम सेट करा 13:53, तो अभी कुछ 1 सेकंड बचे हैं, तो टाइम पूरा होने के बाद जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अब टाइम इसका पूरा हो चुका है, बिल्कुल अभी टाइम पूरा हो चुका है। अभी मशीन जो है अपना टाइम शो कर लेगा और इसके बाद जैसे देख पा रहे हैं आप, हमारा सेट नंबर 2 चल गया है और धीरे धीरे एम्पियर भी बढ़ रहे हैं। एम्पियर 2 एम्पियर हो गए हैं। इसके बाद धीरे धीरे जैसे पानी ऊपर की तरफ चलता रहेगा तो एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर इस तरह से बढ़ के हमारा जो लास्ट में जो एम्पियर जाएगा इसके 109 से 120 के बीच में वेरी करेंगे। तो हमने 1 मिनट का टाइम दिया है। अभी हमें 40 सेकंड हुए, 20 सेकंड हमें बचे हुए, तो 20 सेकंड के बाद ये मोटर जो है खुद ही बंद हो जाएगी। तो अभी टेस्टिंग इसकी चली हुई है। 1 मिनट के लिए हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, तब तक के लिए एम्पियर अभी हमारा 46 एम्पियर चले गए हैं। अभी 4 ही सेकंड बचे हैं। 4 सेकंड होने के बाद अब जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा टाइम पूरा हो चुका है बंद करने का टाइम। तो अभी 84 से हमारा सीधा एम्पियर जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे एम्पियर डाउन आ रहे हैं इसका मतलब हमारी मशीन जो है ऑफ हो रही है। तो ये टेस्टिंग थी मोबाइल के थ्रू। ऐसे ही टेस्टिंग हम पैनल के थ्रू भी लगा सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं पैनल के थ्रू भी। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल में ऐसे ही टेक्निकल वीडियो डेली अपलोड होते रहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।